सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा घाना। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। कौन कौन से 5 देश? घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। 2 से लेकर 9 जुलाई 2025 तक की ये यात्रा है इनकी। इसमें सबसे पहले वो घाना देश गए। तो जब वो घाना देश गए तो घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया जिससे कहेंगे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सालों के बाद घाना देश का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले गए थे पीवी नरसिम्हा राव 1995 में। अच्छा, एक हवाई अड्डे का नाम और याद रखना, कोटोका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको घाना की कैपिटल अक्रा में मिलेगा जहाँ पे मोदी जी लैंड किए थे, यहाँ पर वो उतरे थे, तो ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, इनके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि मोदी जी को तो यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, लेकिन मोदी जी वहाँ के राष्ट्रपति जी की जो पत्नी है और वहाँ के जो संसद अध्यक्ष हैं उनके लिए कुछ उपहार लेकर के गए। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि जैसे कि मोदी जी ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है, जॉन महामा, उनको कर्नाटक की मशहूर बिदरी कला का फूलदान भेंट किया। ये बिदरी धातु कला, इसको गहरे काले रंग की पृष्ठभूमि और उस पर की गई महीन चांदी की कारीगरी के लिए जाना जाता है। उसके अलावा उनकी जो धर्मपत्नी है उनको उड़ीसा के कटक की प्रसिद्ध ताराकासी कारीगरी वाला सिल्वर पर्स भेंट किया। महिलाओं को महिलाओं जैसी चीजें पर्स वगैरह भेंट की है। तो ताराकासी कारीगरी वाला ये सिल्वर पर्स है, ये उड़ीसा का फेमस है कारीगरी है ताराकासी, ये याद रखना। इस पर्स को बेहद नाजुक और महीन चांदी के तारों से हाथों के जरिए बुना जाता है। और वहाँ की जो संसद है उसके अध्यक्ष हैं अल्बन बेगबिन, उनको भी दिया उपहार। उनको पश्चिम बंगाल में तैयार किया गया हाथी अम्बावरी दिया। अब ये क्या है हाथी अम्बावरी, जो पश्चिम बंगाल का है? ये भारत की राजशाही परंपराओं और कलात्मक विरासत का प्रतीक है। इस अम्बावरी में क्या होता है, हाथी पर सजी भव्य सवारी, छतरी और फूलों की कारीगरी बेहद बारीकी से उकेरी जाती है। ये है अम्बावरी कला, कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखना। अब यहाँ पे हम 2 चीजें करेंगे। अभी मोदी जी को जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं 2025 में वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। उसके अलावा घाना देश भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। पहले मोदी जी को दिए गए अवार्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक तो हमने लेटेस्ट पढ़ा था, अभी जैन समाज ने पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया था। उससे पहले उन्हें साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। उससे पहले श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान क्या कहते हैं, मित्र विभूषण मिला। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिला। और 2025 में ही बारबाडोस ने भी उन्हें सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये तो 2025 के हो गए। तो ये तो सारे 2025 में जो उनको मिले वो मैंने आपको बता दिए। 2024 के भी देख लो एक बार। जैसे कि कुवैत ने दिया था ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, गयाना ने दिया था ऑर्डर ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ गुयाना, डोमिनिका ने दिया था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, नाइजीरिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नाइजर, रशिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, भूटान ने दिया था ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। तो ये 2024 और 2025 दोनों सालों के जो मोदी जी को जिन जिन देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान दिए वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब हमारी बात घाना देश की थी तो घाना भी लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में घाना। देखो आपको बता दूं, ये जो घाना देश है ना, इसको पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसके तट पर प्रचुर मात्रा में सोना पाया जाता था। इसीलिए फिर 1957 में जब ये ब्रिटेन से आज़ादी इसको मिली थी उसके बाद इसका नाम बदल के घाना कर दिया गया था। और आप कह सकते हो घाना ये कोटे डी आइवर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। कैपिटल इसकी अक्रा होती है, करेंसी है घानियन केडी और प्रेसिडेंट जॉन महामा हो गए। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? टॉप पे रहा तो आंसर होगा केरल। तो नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि संरक्षित क्षेत्रों के एनालिसिस के लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स को अभी जारी किया गया। किसने जारी किया, किसने लॉन्च किया? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है।
इसमें सन 2000 से लेकर 2025 तक के समय का एनालिसिस किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थिति के बारे में जानना। इसमें 438 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये इंडेक्स तैयार किया गया। तो इसमें पहला स्थान केरल को मिला, फिर कर्नाटक और फिर पंजाब को रखा गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला, दूसरे स्थान पर लद्दाख को रखा। तो कौन सा इंडेक्स है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स है। जारी करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहली बार इसको 2006 में जारी किया गया था। और उद्देश्य क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज का एनालिसिस करना, नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और उनकी स्थिति के बारे में जानना, और कौन सा स्टेट अपने नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज को कितने अच्छे से संभालता है, यह हमें इस इंडेक्स से पता चलता है। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, कौन टॉप पे रहा, ये इंडेक्स हमें क्या बताता है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, रैंकिंग वाला प्रश्न है। चलो 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रही हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, जैसे अभी कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पर ब्राजील है, भारत में टॉप पर कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, इसमें टॉप पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा। उसके अलावा अभी 7वीं जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें टॉप पर चाड है, 5वें स्थान पे भारत है। सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2020 से 2024 तक विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन है, भारत दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट आई थी, ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी सन 2000 से 2023, इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर नाइजीरिया है। अंकटाड ने जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 36वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। उसके अलावा ग्लोबल विंडो रिपोर्ट 2025 में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट में टॉप पर सूडान है, भारत 31 पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है वो टॉप पर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका रहा। और यूनाइटेड नेशन ने जो अभी विमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 पे टॉप पर चंडीगढ़ है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। अभी 10वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था उसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत पहली बार इसमें टॉप 100 में रहा है इसीलिए। और अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी हमने पढ़ा था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। तो आप मान के चलो ये एक तरह से टॉपिक वाइज जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो पूरा रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला सूचकांक वाला मैंने आपका यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, पूरे 2025 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सूरीनाम। अच्छा, मलेरिया मुक्त कैसे घोषित करता है WHO? पहले तो ये क्लियर कर ले। तो अगर किसी देश में लगातार 3 साल तक कोई भी मलेरिया का केस नहीं आता है तो WHO उसे मलेरिया मुक्त घोषित कर देता है। तो अभी इसी तरह से WHO ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है और अमेजन क्षेत्र में मलेरिया मुक्त होने वाला ये पहला देश है और दुनिया का ये 46 नंबर का कंट्री बन गया जो अभी मलेरिया फ्री हो चुका है। अच्छा, अमेजन रीजन से क्या मतलब हो गया? तो ये वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहां पर अमेजन रेन फॉरेस्ट और अमेजन बेसिन है। इसके अंदर 9 देश आते हैं। अमेजन क्षेत्र के अंदर 9 देश आते हैं।
ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और हेड एंड टेड्रोस अधानोम। उसके बाद मलेरिया की हम बात करते हैं। मलेरिया से और क्या क्या क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, रोगवाहक वेक्टर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। और किसने खोजा था कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। और इसके लिए जो दवा दी जाती है वो कुनिन की दवा होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो बनती है। मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करता है। वैसे WHO ने मलेरिया के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, मॉस्कोरिक्स आर मैट्रिक्स 21, जिसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर के किया। मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को होता है और इसका लक्ष्य है खत्म करने का 2030 का। और आपको याद होगा अभी इससे पहले WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। इस तरह से ये दुनिया का 45वां देश बना था मलेरिया मुक्त होने वाला। और हमने पढ़ा भी है आज सूरीनाम ये विश्व में देखोगे तो 46 नंबर का कंट्री बन गया है मलेरिया मुक्त होने वाला। और ये जो जॉर्जिया, और जब जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था तो हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि अब यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश ऐसा बच गया है जो अभी भी मलेरिया मुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पे मलेरिया है, कौन सा है वो, तुर्की है। तो WHO हमने देख लिया, मलेरिया से संबंधित प्रश्न मैंने आपको करवा दी। अब देश जो बचा है वहीं ले चलता हूँ आपको। ये देश है सूरीनाम, ये रहा मैप में सूरीनाम। कैपिटल पैरामारिबो होती है, करेंसी है सूरीनाम डॉलर और प्रेसिडेंट है चांद संतोखी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर अभी किसके नाम पे रख दिया गया? तो आंसर होगा सावित्रीबाई फुले। तो अभी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसे सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कहा जाएगा। इसका नाम सावित्रीबाई फुले के योगदान के सम्मान में बदला गया है। इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भारत सरकार के अंतर्गत एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना होती है 1966 में और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया सावित्रीबाई फुले, वे महाराष्ट्र से थी, वे समाज सुधारक और समाज सेविका थी। उन्हें मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर भी कहा जाता है और उन्होंने 1873 में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह हमने बात की है सावित्रीबाई फुले की और उन्हीं के नाम पे अभी संस्थान का नाम रखा गया, वो हमने पढ़ लिया। अब नाम बदलने वाला प्रश्न है, नेम चेंज से संबंधित और क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से सुनना। लगभग 17 प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा, ध्यान से सुनना। कि महाराष्ट्र के अभी खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर हो गया था। यूपी ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर अंबेडकर जी के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप हो गया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप हो गया। पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम से जानते हो। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, उसको अब श्री विजयपुरम कहते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। अभी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसका नाम बदलकर गांडीव हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कहते हैं। राजस्थान में फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर हो गया। उत्तराखंड में एक सुरंग है, उसका नाम बदल दिया गया, सिलक्यार सुरंग से बाबा बौखनाथ सुरंग हो गया। और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। उससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बदला गया था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसको कहते हैं। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, अभी उसे बबूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहेंगे। और बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ऑर्बिटिंग नाउ के अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले टॉप 10 कंट्रीज की अभी सूची जारी की है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा 6ठा स्थान। तो उपग्रह ट्रैकिंग वेबसाइट है ऑर्बिटिंग नाउ
उसके अनुसार इस साल में अब तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किए जा चुके उपग्रहों की संख्या है 145। वैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान में अगर आप टोटल पूछोगे, टोटल लगभग हमारे पृथ्वी के आसपास कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च कर दिए अभी तक, जो अभी हमारे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलो 12,952 सैटेलाइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं अंतरिक्ष में, कौन सा देश है वो, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। डेटा के अनुसार नवंबर 2024 तक अमेरिका के 8,530 उपग्रह हैं जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना है, फिर यूके है, फिर जापान हो गया, और छठे स्थान पे भारत है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी इंडेक्स वाला प्रश्न है, मैंने आपको आज 2025 के ही पूरे इंडेक्स रिवाइज करा दिए। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान ये किसने शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, सरकार की सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का लाभ वंचित या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, वो इस योजनाओं से वंचित न रहे, इसी के लिए ये अभियान अभी यहाँ पे शुरू किया गया है। और किस तरह की सरकार की सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना इत्यादि। और ये जो अभियान है ये 1 जुलाई को शुरू हुआ, 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ पे, गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में शुरू हुआ तो ले चलते हैं आपको गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गई है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, और गरबा नृत्य है, डांडिया नृत्य यहीं का है। वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। और सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पे, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पे। ठीक है, तो गुजरात से ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। उसके अलावा 2-4 प्रश्न और देखो आप गुजरात से लेटेस्ट। अभी किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया, तो ये तो किया गया है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु का प्रश्न मैं गुजरात में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि ग्रेटर फ्लेमिंगो ये गुजरात का ही राजकीय पक्षी है। अभी हमने पढ़ा ना स्टैटिक में ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेकिन अभी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये स्थापित किया गया तमिलनाडु में, तो इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसके अलावा 2026 एशियन इंडिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये होगा अहमदाबाद गुजरात में। अभी 2025 में तो चाइना के जियांगशान में होगा। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड करने वाला 24वां राज्य ये गुजरात बना। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये बन रहा है गुजरात के दाहोद में। 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 ये भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ, अहमदाबाद में होंगे। भारत पहली बार होस्ट कर रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना ये कहां पर शुरू हुई है, तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी राजभवन अन्न धन योजना को गोवा में शुरू किया गया है। किसने लॉन्च किया या किसने शुरू किया इसे, तो केरल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, आपको पता है वो बुक्स लिखते रहते हैं, तो उनकी पुस्तकों से जो भी रॉयल्टी, जो भी राशि आएगी उसे वे स्वास्थ्य सेवाओं में लगाएंगे। जैसे कि कैंसर के रोगी और डायलिसिस से पीड़ित जो रोगी होंगे उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये वित्तीय सहायता, ये पैसे की मदद कहाँ से की जाएगी, किन पैसों से की जाएगी, गोवा के राज्यपाल की जो बुक्स बिकेंगी और उससे जो रॉयल्टी इकट्ठा होगी उससे की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कौन सी योजना है, राजभवन अन्न धन योजना। याद रखना गोवा में ये शुरू हुई है। इसको लॉन्च किसने किया ये जरूर याद रखना, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको गोवा भी लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि योजनाओं से संबंधित प्रश्न ना, तो एक बार योजनाएं कुछ इंपॉर्टेंट लेते हैं। जैसे कि देखो, अभी अगर पूछे मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। ज्ञान भारतन मिशन ये राष्ट्र अभिलेखागार ने शुरू किया। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की, बायोसारथी। नोदी बंधन योजना को पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया, हरियाणा ने। दिल्ली है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब इस योजना
को लागू करने में केवल एक ही राज्य पीछे रह गया है, पश्चिम बंगाल। ये योजना से भी याद रख लो कब शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में शुरू हुआ। शून्य गरीबी P4 नीति ये आंध्र प्रदेश की है। इन्होंने टारगेट रखा 2047 तक राज्य में गरीबी को हटाना है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो शून्य गरीबी योजना है उसका नाम बदल के भी अंबेडकर जी के नाम पे रखा। गोवर्धन योजना ये शुरू होती है 2018 में। गोवर्धन की फुल फॉर्म याद रखना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। और महिला संवाद अभियान को बिहार ने शुरू किया। अब मैं आपको गोवा लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल होती है पणजी। किस नदी के किनारे स्थित है? मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं, लिखते रहते हैं। हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, अंटे प्रिय, कविता काल। और गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। कुछ लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको गोवा से रिवाइज कराऊं तो अभी पुरानी भारतीय समुद्री विनिर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज ये लॉन्च हुआ था गोवा में ही। गोवा में दीवार द्वीप है वहीं पे। अब आप मुझे बताएंगे कि इस सिले हुए जहाज का नाम क्या रखा है। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, रिवीजन करवाया था जब मैंने आपको एक प्रश्न वहां पे आपको रिवाइज कराया था। उसके अलावा अभी जो 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन है ये गोवा में हुआ था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य ये गोवा बना था। पहला राज्य मिजोरम था। राज्यों में बात करें तो, और राज्य और यूनियन टेरिटरी सब में बात करोगे तो सबसे पहले लद्दाख हुआ था जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद मिजोरम हुआ और उसके बाद गोवा। और अभी गोवा के ओजोफेनी को भी GI टैग मिल गया है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फिनटेक कंपनी है स्लाइस। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है स्लाइस। और इसने अभी भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा को कहां पर खोला है, कहां पर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो फिनटेक कंपनी का नाम है स्लाइस और इसी ने अभी UPI क्रेडिट कार्ड और UPI संचालित बैंक ब्रांच को और ATM को शुरू किया है। और ये पूरी तरह से UPI भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है। कहां पर? बेंगलुरु में, बेंगलुरु के कोरोमंगला में। और यहाँ पे स्लाइस UPI क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ज्वाइनिंग या कोई भी वार्षिक शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी उपयोग करता है वो आसानी से QR कोड को स्कैन करेंगे और वहाँ पे UPI भुगतान कर सकते हैं। अपनी क्रेडिट लाइन से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। और इन्होंने कहा कि स्लाइस UPI क्रेडिट कार्ड ये ग्राहकों को सभी खर्चों पर 3% तक का कैशबैक भी दे रहा है। तो इस तरह से ये भारत की पहली UPI संचालित बैंक होगी जहाँ पे आप ये QR कोड होगा, इसको स्कैन करोगे या UPI से पैसे निकाल सकोगे और जमा कर सकोगे। आप खुद ही उस बैंक को ऑपरेट करोगे। कहने का मतलब ये हो गया UPI के थ्रू। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और QR कोड जो आप स्कैन करते हो उस QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। अच्छा, UPI से कुछ और प्रश्न मैं आपको करवा पाता हूँ। अगर पूछे UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है तो नेपाल है। UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश ये फ्रांस है। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन ये मोबीक्विक बना। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। यह किस नीति की जगह लेगी? तो आंसर होगा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। तो अभी भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है जिसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। इससे भारत का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा और देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर सकेगा कि भैया 2036 के ओलंपिक्स हम होस्ट करेंगे। तो याद रखना ये 2001 की पिछली जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसकी जगह लेगा। ये जो नई पॉलिसी है इससे भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा जिसका फोकस एथलीट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा। और ये जो नई पॉलिसी है आप कह सकते हो ये 5 आधारों को, पिलर्स को मजबूत बनाएगी, जैसे कि वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन हम कर पाएंगे और खेल से आर्थिक विकास होगा। जैसे कि भारत में बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे तो आर्थिक विकास होगा। खेल से सामाजिक विकास होगा और पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। खेल से लोगों का विकास होगा और शिक्षा के साथ हम खेलों को जोड़ पाएंगे, स्पोर्ट्स को जोड़ पाएंगे। अच्छा, हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं।
ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसी कारण से इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, ये भी लाइन याद रखना। वैसे तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं। 15 में से 5 परमानेंट होंगे और 10 नॉन परमानेंट होंगे। तो जो 5 परमानेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया। और इन्हीं के पास होती है वीटो पावर, मना करने की पावर। जैसे कि कोई भी मुद्दे पे बात चल रही है, लेकिन अगर एक भी देश एग्री नहीं है, उसने मना कर दिया, तो फिर बाकी 4 जने हाँ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात मना हो जाएगी। जैसे कि भारत को इसमें शामिल आने के लिए 4 देश सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना मना कर देता है बार बार, तो फिर हमारा जो एंट्री है इसमें वो कैंसिल हो जाती है। ये उसकी वीटो पावर है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। और बाकी जो ये 10 अस्थायी देश है, नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और इन 10 में से ही हर महीने कोई ना कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है, मतलब इसका अध्यक्ष इनमें से ही किसी एक को बनाया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अभी जुलाई महीने के लिए पाकिस्तान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान इसी साल की स्टार्टिंग में जनवरी 2025 में ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है। वैसे आपको बता दूं कि भारत जो है 8 बार इसका मेंबर बन चुका है। और मैंने आपको जैसा कि बताया, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उनमें से 5 के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे। केवल एक अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि हैग नीदरलैंड में है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट की। अच्छा, इसी में से एक अंग है इकोसॉक। इकोसॉक अभी न्यूज़ में था क्योंकि भारत को 2026 से लेकर 2028 के कार्यकाल के लिए इसका सदस्य चुना गया था। और एक और पॉइंट नोट करना कि इसी का एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और अभी इसके 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एनालेना बैरबॉक को। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में से शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली मैं आपकी क्विज बना करके अपलोड करता हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल हो गया और एप्लीकेशन हो गई, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया 2 जुलाई को। और किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? बिहार। एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए? तेगबीर सिंह। आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसे किसने बनाया? रूस। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण ये कहाँ पर होगा? दुबई। रेल मंत्री जी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? रेल वन। द लकी वंस किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 दिया गया जारा चौधरी को। किसने एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया? क्वाड। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री को देश के संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया, नाम क्या है? पेंटोक्तार शिनावात्रा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल आपसे पूछा था पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी अभी कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।